हेलो एवरीवन, मैं नरेश और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RN स्टडी पॉइंट पे। और दोस्तों, हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात की जाए तो हमने उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन कर लिया था। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अरावली। अरावली पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। और जो देखो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इनको लेकर के हमें क्या क्या प्रश्न एग्जाम्स में पूछ सकता है, क्या क्या प्रश्न बनते हैं और कौन से प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं आदि का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम बात करें अरावली पर्वतमाला की, इनको लेकर एग्जाम्स में हमें क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। जैसे बात करें कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है, या फिर इसकी लंबाई को लेकर के कि जो इसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई, ठीक है। या फिर अरावली का पिता किसे कहा जाता है, या इसकी लंबाई को लेकर के प्रश्न पूछ ले, या फिर किस जो अवशेष को लेकर के प्रश्न पूछ ले, इसकी उत्पत्ति को लेकर के प्रश्न पूछ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला क्या है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला विश्व की सबसे, अगर बात की जाए जितने भी जो पर्वतमालाएं हैं, हिमालय, एंडीज पर्वत, रॉकी जो भी है, सतपुड़ा पर्वत, जो पर्वतमालाएं हैं, अगर सभी की बात की जाए तो सबसे विश्व की जितने भी जो पर्वतमालाएं हैं, सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, अपनी अरावली पर्वतमाला प्रदेश है। और अगर बात करें अरावली पर्वतमाला प्रदेश की, जो अरावली पर्वतीय है, जो अरावली पर्वत है, उसकी अगर बात की जाए तो ये अवशेष किसका है, अवशेष या फिर इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी। तो अवशेष की बात की जाए तो गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड, क्योंकि पहले जो फर्स्ट क्लास थी अपनी भौतिक प्रदेशों की, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हर एक जो भौतिक प्रदेश है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस महाकल्प में हुई, किस युग में हुई। तो पहली क्लास में हमने अध्ययन किया था। तो मैंने उस समय आपको बताया था कि अरावली पर्वतमाला एक तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश, या फिर बात करें तो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला या भौतिक प्रदेश कौन सा है, अरावली है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अवशेष को लेकर के कि मैंने पृथ्वी के अध्ययन किया था हमने, कि मैंने आपको बताया था ये पेंजिया बाग है और ये पेथालासा, जो जलीय बाग है वो तो कौन सा था, पेथालासा, और जो थल बाग है वो कौन सा था, पेंजिया बाग था। मैंने फिर आपको बताया था कालांतर में ये जो पेंजिया है दो बागों में विभक्त हो गया था। और जो बीच का जो बाग है वो मैंने टेथी सागर बताया था आपको। और उसके बाद जो क्या हुआ, जो अपने ऊपर वाला भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है, वो है अपना अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग है वो कौन सा है, गोंडवाना लैंड। और अगर बात करें जो लाखों करोड़ों वर्ष बीतने के बाद इन दोनों में वापस से आकर्षण हुआ, और आकर्षण हुआ तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे, ठीक है, आकर्षित होने लगे। तो उस समय जो ये बीच का भूभाग है वो तो कौन सा था, टेथी सागर। और टेथी सागर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो नदियाँ थी वो अपना जल किस में लाकर छोड़ रही थी, टेथी सागर में। और इनका भी डाल किसकी तरफ था, टेथी सागर की तरफ था। तो मतलब टेथी सागर की तरफ था तो नदियाँ अपना जो जल है और उसके साथ जितने भी अवशिष्ट पदार्थ थे वो टेथी सागर में ला करके छोड़ रही थी। और उसके बाद हमने अध्ययन किया था कि जो कालांतर में क्या हुआ, जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, इन दोनों में आकर्षण हुआ और एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे, ठीक है। तो ये पृथ्वी की प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई थी। तो टेथी सागर है उसका अवशेष कौन सा है, तो वो तो अपना उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। और अगर बात करें गोंडवाना लैंड, इसका अवशेष क्या है, वो है अपने अरावली पर्वतमाला, ठीक है। तो ये किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का। फिर हमने उत्पत्ति को लेकर के बात की थी कि किस काल में हुई थी या फिर किस महाकल्प में हुई थी। तो इसकी
उत्पत्ति, और उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो महाकल्प में पूछ ले तो महाकल्प तो कौन सा हो जाएगा, एजोइक महाकल्प, एजोइक महाकल्प, या फिर आद्य महाकल्प, आद्य महाकल्प। सबसे प्राचीन है महाकल्प, और वो कौन सा है, एजोइक महाकल्प, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगर बूझ ले युग या काल की बात पूछ ले तो वो कौन सा काल है, वो हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल में। अगर बात करें अरावली पर्वतीय पर्वतमाला प्रदेश है तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। अवशेष की बात करें तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो महाकल्प पूछ ले तो एजोइक महाकल्प का अवशेष, जो एजोइक महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और युग की पूछ ले हमें तो वो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और हमें क्या प्रश्न पूछ सकता है इसके बारे में, तो अरावली का पिता, अरावली का पिता, और अरावली का पिता किसे कहा जाता है, अरब सागर को कहा जाता है, अरब सागर को कहा जाता है, कहा जाता है। क्योंकि अगर बात की जाए जो अरावली पर्वतमाला है, ये देखो अपना राजस्थान, ठीक है, और ये अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी। अगर बात करें मैप में तो ये अरब सागर से ये अरावली पर्वतमाला की शुरुआत हो जाती है, लेकिन ये भूगर्भिक है, बाहर नहीं है। और बाहर की अगर बात की जाए तो खेड़ ब्रह्मा स्थान है, खेड़ ब्रह्मा स्थान है, वहाँ से ये दिखाई देनी शुरू होती है पृथ्वी के बाहर। और खेड़ ब्रह्मा स्थान है वो कहाँ है, पालनपुर गुजरात में, और वहाँ से ये शुरू होती है, और ये राजस्थान से होकर के, हरियाणा से होकर के फिर दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली तक फैली हुई है। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, अरब सागर से शुरुआत हो रही है इसकी। तो अरब सागर से शुरुआत है, तो इसीलिए इसको जो अरब सागर है वो अरावली को पिता कहलाता है, अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, अरब सागर से हो रही है। उसके बाद अगर बात करें जो अरावली पर्वतमाला है, इसकी कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई की बात करें, या फिर लंबाई की बात करें तो लंबाई कुल की अगर बात हो तो कितनी हो जाएगी, 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। और 692 किलोमीटर, और वो कहाँ से है, खेड़ ब्रह्मा स्थान, खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर गुजरात से। रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक। अगर हम बात करें जो इसके विस्तार की, अरावली पर्वतीय पर्वतमाला है उसकी बात करें कि उसके विस्तार की अगर बात की जाए तो कहाँ से शुरू होती है, ये खेड़ ब्रह्मा स्थान है। और खेड़ ब्रह्मा स्थान कहाँ है, पालनपुर, और पालनपुर कहाँ है, गुजरात। तो गुजरात से शुरू होती है। उसके बाद रायसीना की पहाड़ी, और रायसीना की पहाड़ी कहाँ है, वो है दिल्ली में। रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक ये विस्तृत या फैली हुई है। और अगर बात करें इसकी कुल लंबाई कितनी है तो वो कितनी हो जाएगी, 692 किलोमीटर। अगर पूछ ले हमें कि राजस्थान में विस्तार, राजस्थान में विस्तार, तो राजस्थान में विस्तार कहाँ है, वो है आबू रोड सिरोही, आबू रोड सिरोही। आबू रोड सिरोही से लेकर के कहाँ तक है, तो वह खेतड़ी की पहाड़ी, खेतड़ी की पहाड़ी झुंझुनू तक, पहाड़ी झुंझुनू तक। अगर हम बात करें राजस्थान में विस्तार, और राजस्थान में विस्तार की बात करें तो आबू रोड सिरोही से लेकर के, जो हम नेक्स्ट ये सारी बातें हम मैप में अध्ययन करेंगे। तो आबू रोड सिरोही से लेकर के
और वो है खेतड़ी की पहाड़ी। अगर खेतड़ी की पहाड़ी ना दिया हो तो वहाँ पे हमें दे देगा कि ढोसी की पहाड़ी, और वो झुंझुनू जिले की खेतड़ी जो एक ग्राम पंचायत है ढोसी की पहाड़ी, तो ढोसी की पहाड़ी दे दे या फिर दे दे खेतड़ी की पहाड़ी। वहाँ तक क्या है, राजस्थान में विस्तार है। और अगर बात करें राजस्थान में लंबाई की बात करें तो वो हो जाएगी 550 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वतीय पर्वत जो पर्वतमाला है उसका विस्तार कितने किलोमीटर है, तो वो हो जाएगा 550 किलोमीटर। और अगर बात करें, अगर प्रतिशत पूछ ले कुल लंबाई, और कुल लंबाई का 80%, अगर हमें प्रतिशत पूछ ले जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान में, या अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग है, तो कितना प्रतिशत है, 80% भूभाग है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो इसको एक बार हम राजस्थान के मैप में अध्ययन करते हैं, और ये है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली पर्वतमाला। अगर अरावली पर्वतमाला की बात की जाए तो शुरुआती बिंदु कौन सा है इसका, तो वो हो जाएगा खेड़ ब्रह्मा स्थान, खेड़ ब्रह्मा। और जो खेड़ ब्रह्मा स्थान है वो कहाँ पे है, पालनपुर पे, पालनपुर। और पालनपुर की अगर बात की जाए तो गुजरात में। शुरुआती बिंदु कौन सा हो गया, गुजरात। और गुजरात की बात की जाए तो खेड़ ब्रह्मा स्थान जो पॉइंट है वहाँ से शुरू होकर के ये रायसीना की पहाड़ी। और जो रायसीना की पहाड़ी की अगर बात की जाए, रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो रायसीना की पहाड़ी है वो है दिल्ली में, वहाँ तक ये फैली हुई है। अगर बात की जाए इसकी कुल लंबाई की, तो कुल लंबाई जो खेड़ ब्रह्मा से शुरू होकर रायसीना की पहाड़ी तक, तो कुल लंबाई मैंने आपको बताई थी 692 किलोमीटर। और अगर बात की जाए राजस्थान में विस्तार की, कि राजस्थान में विस्तार कितना है, तो वो कितना था 550 किलोमीटर। ठीक है, 692 का लगभग 80% के लगभग जो है अकेला राजस्थान कवर करता है। उसके बाद राजस्थान में शुरुआती बिंदु कौन सा है इसका, इसको लेकर के हमें एग्जाम्स में पूछ सकता है, तो वो है आबू रोड। राजस्थान में जो इसका शुरुआती बिंदु है वो कौन सा है, आबू रोड। और जिला कौन सा है, वो हो जाएगा सिरोही, सिरोही से लेकर के। और अंतिम बिंदु राजस्थान में तो वो है खेतड़ी की पहाड़ी, खेतड़ी की पहाड़ियाँ। अगर खेतड़ी की पहाड़ियाँ में एग्जाम्स में ना दे तो कौन सी पहाड़ियाँ हो जाएंगी अंतिम बिंदु, तो वो हो जाएंगी ढोसी की पहाड़ियाँ, ढोसी की पहाड़ी। और जो खेतड़ी या ढोसी की पहाड़ी है वो है कहाँ, झुंझुनू में। ठीक है, तो राजस्थान में जो विस्तार है इसका आबू रोड सिरोही से लेकर के और ढोसी या फिर खेतड़ी की पहाड़ी वो कहाँ है, झुंझुनू में। इसका 550 किलोमीटर कुल पर्वतमाला का लगभग 80% कवर करता है। ठीक है, तो इसका ये होगा मैप में अध्ययन। अब हम बात करेंगे जो अरावली पर्वतमाला है इसकी औसत ऊंचाई की, औसत ऊंचाई। और औसत ऊंचाई की अगर बात की जाए अरावली पर्वतमाला की तो वो कितनी है, 930 मीटर, 930 मीटर।
क्योंकि बात करें तो अरावली पर्वतमाला की जो ऊंचाई है उस काफ़ी चोटी है, वो 930 मीटर से ऊंची भी है और काफ़ी नीचे भी है। जैसे बात करें सर्वाधिक ऊंची चोटी है तो वो कौन सी हो जाएगी, वो जाएगी गुरु शिखर। और गुरु शिखर की अगर बात की जाए तो इसके दो आंकड़े में पढ़ने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो है 1722 मीटर और दूसरा है 1727 मीटर। ठीक है, सबसे लंबी चोटी है कौन सी, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की अगर बात की जाए लंबाई की तो इसके दो आंकड़े हमें मिलते हैं और वो कौन से हैं, एक तो 1722 और दूसरा है 1727 मीटर। अगर बात करें 1722 मीटर है, वो क्यों है 1727 मीटर क्यों है, तो मंदिर सहित इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर जो एक गुरु शिखर पर्वत है या चोटी है, इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है और उसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर। अगर मंदिर सहित अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो वो तो कितनी हो जाएगी, 1727 मीटर। और अगर मंदिर को लेस करके केवल चोटी की ऊंचाई देखी जाए तो वो कितनी हो जाएगी, 1722 मीटर। और उसके बाद अगर बात की जाए अरावली पर्वतमाला को, और अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में वर्षा विभाजक रेखा भी कहा जाता है। वर्षा विभाजक रेखा भी कहा जाता है, रेखा। और इसे वर्षा विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है, राजस्थान में अरावली जो पर्वतमालीय प्रदेश है उसे वर्षा विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है, तो ये जो अरावली पर्वतमाला है इस प्रकार राजस्थान में फैली हुई है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में इस प्रकार फैली हुई है। अगर बात करें वर्षा विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है, तो वर्षा, राजस्थान में दो तरह के मानसूनों से बारिश होती है। जो राजस्थान है उसमें कितने प्रकार के मानसूनों से बारिश होती है, एक तो होता है अरब सागरीय मानसून और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो दो प्रकार से इसमें बारिश होती है। तो ये तो हो जाएगा अपना अरब सागरीय मानसून। और अरब सागर के मानसून की अगर बात की जाए तो वहाँ पे इसकी लंबाई जो दशाएं हैं अरावली पर्वतमाला की, वो जो अपना अरब सागरीय मानसून है उसके समानांतर है। तो मतलब है इसमें कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगी और ये जो अरब सागरीय मानसून की हवाएं हैं वो सीधी निकल जाएंगी और यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो इसका कोई मतलब विशेष स्थान नहीं है अरावली पर्वतमाला का जो अरब सागरीय मानसून में। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है, बंगाल की खाड़ी का मानसून है, ये जो मानसूनी हवाएं यहाँ आएंगी अरावली पर्वतमाला से टकराएंगी तो इस क्षेत्र में तो बारिश हो जाएगी बढ़िया, लेकिन ये क्षेत्र क्या रहेगा, सूखा रहेगा। ठीक है, सूखा रहेगा। तो वर्षा विभाजक इस तरफ तो क्या है, अच्छी वर्षा होगी, और जो बात करें उत्तर की तरफ वो कौन सा हो जाएगा, सूखा प्रदेश हो जाएगा। तो वर्षा विभाजक रेखा भी कहा जाता है अरावली पर्वतमाला प्रदेश को। उसके बाद पूछे तो है अपवाह तंत्र विभाजक रेखा। अपवाह तंत्र विभाजक रेखा, जो अरावली पर्वतमाला है उसे अपवाह तंत्र विभाजक भी कहा जाता है। और वो कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो बात करिए ये अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, और अरावली पर्वतमाला की अगर बात की जाए, इसके बाईं तरफ जो बहने वाली नदियां हैं वो तो अरब सागर में जाकर गिरती है या फिर कच्छ की खाड़ी में। इस जो अरावली पर्वतमाला है उसके बाईं ओर से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो किस में जाके गिरेंगी, अरब सागर में जाकर गिरेंगी। और इसके दाईं ओर बहने वाली नदियां वो किसका अवशेष होंगी, वो होंगी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो इसीलिए अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है, अपवाह तंत्र विभाजक रेखा का काम भी करती है अरावली पर्वतमाला, क्योंकि इसके जो बाईं ओर जो बहने वाली जितनी भी नदियां हैं वो तो किस में जाके गिरेंगी, अरब सागर में। और अगर बात करें इसके दाईं ओर जो नदियां बहती हैं वो किस में जाकर गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेंगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसे जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। अगर और हमें अरावली पर्वतमाला के बारे में क्या पूछ सकता है, तो एक है
अपशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण बन के रह गया मात्र। अपशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण बन के रह गया मात्र क्या? अरावली पर्वतमाला। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए जो अरावली पर्वतमाला है उसकी लंबाई में पहले से काफ़ी कमी आई है। क्यों? क्योंकि वो अरावली पर्वतमाला अगर बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला की जो पहले ऊंचाई थी वो 2500 मीटर से अबो थी, ऊपर थी। और अगर बात की जाए अब जो बात करें जो इसकी ऊंचाई की और सर्वाधिक ऊंचाई है वो 1722 मीटर तक ही रह गई है। इसका क्या कारण है? क्योंकि मानसूनी दशाएं और जो जलवायु के कारक हैं उसके कारण वायु द्वारा जल द्वारा इसकी जो ऊंचाई है उसका अपर्दन हो चुका है और इसकी जो क्या है ऊंचाई कम होती जा रही है। ऊंचाई कम होती जा रही है और कम होती जा रही है जिसके कारण यहाँ पे अच्छी बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, तो एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण रह गया। मानसूनी जो हवाएं हैं ये इसके ऊपर से निकल जाती है, तो ये अपशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। अब बात करें कि राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में विस्तृत है, तो अगर बात करें राजस्थान के 9% भूभाग पर फैली हुई है। 9% भूभाग पर फैली हुई है। जो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 9% क्षेत्रफल है उसमें अरावली पर्वतमाला प्रदेश स्थित है। और अगर बात करें इसकी जनसंख्या की, जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है, तो जनसंख्या 10% निवास करती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो वो क्या है कि राजस्थान में जनजातियों की शरण स्थली भी है। जनजातियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। अगर बात की जाए कि जो अरावली पर्वतमाला जो प्रदेश है इसे राजस्थान में जनजातियों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। अगर जो राजस्थान में जनजातियों की अगर बात की जाए, जितनी भी जनजाति है वो लगभग क्या है, अरावली पर्वतमाला जो है, जैसे बात करें दक्षिणी भूभाग में अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक फैली हुई है और वहीं पे भील, मेणा, गरासिया, सांसी, सहरिया जो सर्वाधिक जनजाति है वो क्या है, जो अरावली पर्वतमाला है इसी में ही निवास करती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो वो जनजातियाँ, लेकिन 2 जनजातियाँ हैं वो इसमें जो अरावली पर्वतमाला है यहाँ निवास नहीं करती। पहली तो कौन सी है, सांसी। और सांसी जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये है भरतपुर में। और दूसरी है सहरिया, और सहरिया कहाँ पाई जाती है, बारां में। ठीक है, तो ये 2 जनजातियां जो अरावली पर्वतमाला में निवास नहीं करती और सारी जो जनजातियां हैं वो क्या है, अरावली पर्वतमाला में निवास करती है, जिसके कारण जो अरावली पर्वतमाला प्रदेश है उसको जनजातियों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। ठीक है, 9% भूभाग पर फैली हुई है, 10% जनसंख्या निवास करती है। और अगर बात करें तो राजस्थान में कितने जिलों में फैली हुई है, जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के कितने जिलों में फैली हुई है, तो यह राजस्थान के 13 जिलों में फैली हुई है। राजस्थान के 13 जिलों में फैली हुई है। और 13 जिले कौन कौन से हैं, पहला तो जाएगा सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद अगर बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा राजसमंद, राजसमंद के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में जयपुर, जयपुर की अगर बात की जाए तो हो जाएगा सीकर, झुंझुनू,
और अलवर। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक हो जाएगा दौसा। ठीक है, ये राजस्थान के 13 जिलों में कौन सी अरावली पर्वतमाला जो है वो फैली हुई है। और अगर बात करें हम अरावली पर्वतमाला की, चलो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी हम कल अध्ययन करेंगे राजस्थान के जो अरावली पर्वतमाला प्रदेश है इसके जो विस्तार, और विस्तार इसका बात की जाए तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली में इसको जो बांट करके हम अध्ययन करेंगे। और जो इसकी जो परिभाषिक शब्दावली है, जैसे बात करें भाकर, गिरवा, जो दर्रे, जो नाल है या फिर दर्रे जिसे दर्रे भी कहा जाता है, वो कौन कौन से हैं, जो इनकी चोटियाँ हैं, सर्वाधिक ऊंचाई किसकी है, फिर उनका जो क्रम है, क्रम के अनुसार चोटियाँ कौन कौन सी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसको आदि को लेकर के कल अध्ययन करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।